अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आपके 2-3 महीने पहले तक ऐसा लगता था कि महिलाओं का कोई वोट बैंक उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन अब लगता है कि महिलाओं पर फोकस इन दिनों सभी पॉलिटिकल पार्टीज का बढ़ता जा रहा है और हमें इसके कारणों को तलाशना होगा। प्रियंका गांधी ने शुरू किया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसके बाद से समाजवादी पार्टी ने भी अपनी महिला विंग को एक्टिवेट किया और काफ़ी बड़े कैंपेन स्टार्ट कर रखे हैं। और उसके फ़ौरन बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में मुख्यमंत्री सुमंगला योजना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए महिला वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह की सौगातें आज पेश की हैं। तो क्या वाकई में महिला सशक्तिकरण का नारा अब काम कर रहा है? और क्या वाकई में आधी आबादी यानी आधे वोट ये किधर जाने वाले हैं? मसला बड़ा दिलचस्प है, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, अब जब चुनाव को बहुत नज़दीक वक्त आ गया है, इन दिनों महिला वोटरों को रिझाने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने नई नई कवायदें शुरू कर दी। सबसे पहली शुरुआत प्रियंका गांधी ने की जब उन्होंने यह ऐलान किया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से जितने प्रत्याशी उतारेगी उसका 40% हिस्सा वो महिलाओं को देगी। यानी उन्होंने अपने टिकट बंटवारे में 40% का कोटा फिक्स कर दिया महिलाओं के लिए। जो भी महिला प्रत्याशी लड़ेंगी उनको आर्थिक मदद और उनको एक एक स्कूटी भी दी जाएगी, जिसका डिस्प्ले भी कांग्रेस हेडक्वार्टर में किया गया। महिलाओं के लिए काफ़ी लंबी चौड़ी एक घोषणा पत्र, जिसको प्रतिज्ञा नाम दे रही है प्रियंका गांधी, उन्होंने जारी की। तब तक इस मामले को कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा था कि महिलाओं का भी क्या वोट बैंक बनाया जा सकता है, पर ऐसा लगता है कि यस इट्स पॉसिबल, ये बन सकता है और इसे बनाया जा सकता है। क्योंकि अब महिलाएं जागरूक हो गई हैं, अपने हक हुकूक अधिकार और जागरूकता के मामले में वो कहीं किसी से पीछे नहीं है। तो लगे हाथ फिर समाजवादी पार्टी और बीजेपी भी सक्रिय हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने कहा कि दिक्कत किल्लत और जिल्लत ने महिलाओं को भाजपा के खिलाफ कर दिया है और उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का असली काम तो समाजवादियों ने किया है। तो प्रियंका गांधी तो अपने पेटेंट जो उन्होंने नारा चला रखा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ को आगे कर रखा है। प्रधानमंत्री ने आज पूरा फोकस महिला वोटरों को लुभाने के लिए प्रयागराज में किया। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से लेकर प्रयागराज तक जो स्वयं सहायता समूह हैं उनकी महिलाओं को भी आज आमंत्रित किया गया था प्रयागराज, जहां प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए 1000 करोड़ से ज़्यादा की रकम इन महिला स्वयं सहायता समूहों को ट्रांसफ़र की। तो क्या वाकई में महिलाओं के प्रति जो खास योजनाएं राज्य सरकार या केंद्र सरकार चला रही है उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा, या उसका लाभ लार्जेस्ट अपोजिशन समाजवादी पार्टी ले जाएगी, या महिला वोटरों का अधिकांश हिस्सा प्रियंका गांधी लेने में कामयाब होंगी, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाने के प्रोग्राम को इनिशिएट किया। इसका लाभ किसको होगा? एक वक्त था जब महिलाएं किसे वोट करेंगी ये तय उनके घर के पुरुष करते थे। अभी भी ऐसा है, बड़े हिस्से में ऐसा है, लेकिन एक पढ़ा लिखा तबका है, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जिन्हें अपने अधिकार और हक हुकूक पता है, वो अपने वोट का बेहतर इस्तेमाल करती हैं। वो अपने घर के पुरुष सदस्यों से किसे वोट देना है इसका कोई फरमान प्राप्त नहीं करती हैं। लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्र हों, महिलाओं के वोटों पर अधिकांश कब्जा और उनके वोट किधर दें ये उनके पुरुष सदस्य तय करते हैं, घर के मुखिया तय करते हैं या घर के मेल मेंबर्स। तो क्या इस मिथक को तोड़ने में उत्तर प्रदेश की महिलाएं कामयाब हो पाएंगी? अगर हो पाई तो ये बहुत बड़ा चमत्कार होगा, क्योंकि अगर ये सब मिल जाएं और इकट्ठे हो जाएं तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सरकार बन सकती है। इनके वोट इतने हैं, इनका वोट किसी भी अपर कास्ट, किसी भी बैकवर्ड कास्ट, किसी भी शेड्यूल्ड कास्ट, किसी भी माइनॉरिटी, कोई ब्राह्मण, ठाकुर, मुसलमान, ओबीसी, पिछड़ा, दलित, इन सब से ज़्यादा हैं महिलाएं। अगर महिला एक हो जाएं तो उत्तर प्रदेश के भीतर पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार गठित कर सकती हैं, बशर्ते ये वोट बैंक में तब्दील हो जाएं और अपना एक वोट हो इनका और अपनी एक चॉइस और से हो। तो अगर ये एक हो जाएं तो ये उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकती हैं। अभी सरकारों में या राजनीति में महिलाओं को जो हिस्सा मिला हुआ है वो बहुत कम है, बहुत नाम मात्र का मिला हुआ है। उनको आज भी सजावटी वस्तु समझा जाता है राजनीति में।
राजनीति में उनके लिए कोई बहुत ओहदा बड़ा देने की बातें करने से लोग पीछे रहते हैं। वो भी महिलाएं जिन्होंने जो राजनीति में आगे आईं, उन्होंने भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के बजाय पुरुषों को ही आगे रखकर राजनीति की। तो ऐसा कारण क्या है? महिलाएं राजनीति में क्यों पिछड़ रही हैं? क्योंकि जब राजनीति में कोई समाज या कोई कौम या कोई जेंडर पीछे होता है तो पूरी की पूरी सदी उस जेंडर की पीछे हो जाती है। तो अगर आज महिलाएं समाज में पीछे हैं तो उसका बहुत कुछ कारण यह है कि राजनीति में उनकी भागीदारी नाम मात्र की है। महिलाएं राजनीति में आना नहीं चाहती हैं, या आना भी चाहती हैं तो स्कोप कम है, और अगर स्कोप कम है तो उनके लिए पुरुष लोग, यानी इट्स ऑल मेल वर्ल्ड, इसमें महिलाओं को हिस्सेदारी बहुत कम है। ये परिचर्चा थोड़ी गंभीर है और मैं चाहता हूं तसल्ली से आप सब सुने, क्योंकि हर डिबेट मजे और मनोरंजन के लिए नहीं होती है। हमें समाज की कुछ कुरीतियों और समाज में चल रही कुछ दुविधाओं के बारे में भी चर्चा करनी होती है। आज ये डिबेट मैंने इसी मकसद से आयोजित की है कि हम महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाएं, राजनीति में उनकी हिस्सेदारी को कैसे बढ़ाएं, ताकि वो आगे चलकर महिलाओं के हितों के लिए बड़े फैसले ले सकें, महिलाओं के हित में काम कर सकें। और ये जो हम जुमला चलाते हैं कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाए, दरअसल इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। महिलाओं को समाज में कहीं बराबरी का दर्जा नहीं है, और अगर आपसे कोई कहता है कि बराबरी का दर्जा है तो झूठ बोल रहा है। महिलाओं को समाज के हर क्षेत्र में दबाया जाता है, उनको रोकने की कोशिश होती है, चाहे राजनीति हो या कोई और भी कार्य हो। तो ये वक्त इस बात की परिचर्चा करने का है कि क्या हम राजनीति में महिलाओं को उनका वाजिब हक देकर, वाजिब तरीके से उन्हें आगे लाकर, क्या हम समाज को बदल सकते हैं? और बहनों भाइयों, दुनिया में वही देश और वही मुल्क तरक्की करते हैं जहां महिलाएं सर्वाधिक पढ़ी लिखी हों और आगे हों। यूरोप के देश इसके उदाहरण हैं। वो कौमें कभी आगे नहीं बढ़ती हैं जहां महिलाएं अशिक्षित हों या महिलाओं को अपने निर्णय लेने के अधिकार ना हो। वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। आप देखिए, हमारे यहाँ नगर पंचायतों में, पंचायत इलेक्शनों में, रूरल प्रधानों में या जिला पंचायत में महिलाओं के नाम पर आरक्षण तो हैं, लेकिन उनकी हुकूमत कौन करता है? प्रधान पति करता है, जिला पंचायत सदस्य का पति करता है, जिला पंचायत अध्यक्ष का पति करता है, ब्लॉक प्रमुख का पति करता है। अगर कोई महिला विधायक हो गई तो उसका पति रूल करता है। मसला इसी बात का है कि अधिकार तो दिए गए लेकिन एक्सरसाइज नहीं करने दिया जा रहा है। तो अगर हम राजनीति में उनकी हिस्सेदारी को आगे बढ़ाते हैं तो हमें उनके हक को भी उन्हें एक्सरसाइज करने का अवसर और मौका देना चाहिए। हम 21वीं सदी में हैं, हमें रूढ़िवादी समाज नहीं बनना है, हमें प्रगतिशील समाज बनने की कोशिश करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आज आप कुछ बयान सुने, तो आज इसी बहाने जो कुछ भी महिलाओं की राजनीति को लेकर हो रहा है, हम एक गंभीर पर चर्चा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, जब हमारी माताओं बहनों का आशीर्वाद है, इस नई यूपी को कोई वापस अंधेरे में नहीं धकेल सकता। गांव गांव में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से वे बेटियां और बहनें गांव के बुजुर्गों को गांव में ही बैंक की सुविधा उपलब्ध करवा रही हैं। कि जिस तरीके से महाभारत में एक बार कपड़े खींचे गए थे, साड़ी खींची गई थी, उसी तरीके से अपना चुनाव जीतने के लिए महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, महिलाओं के ब्लाउज फाड़े गए, साड़ी खींच ली गई। अगर कोई जिम्मेदार उसके लिए था तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास उसका कोई जवाब है? 5 सालों से क्यों नहीं की ये घोषणाएं? आज क्यों कर रहे हैं चुनाव से पहले? क्योंकि महिला जागरूक हो गई है, महिला उठ गई है। हमने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई है। तो बहनों भाइयों, आज हमने थोड़ा सा एक नया प्रयोग किया है। आज मैंने किसी पुरुष प्रवक्ता को इस डिबेट में आमंत्रित ही नहीं किया। आज पुरुष के रूप में सिर्फ एक मैं, आपका एंकर, और हमारे वीरेंद्र जी। बाकी सारा पैनल मैंने महिला प्रवक्ताओं को आमंत्रित किया है, ताकि वो राजनीतिक दलों से उठकर, अपनी पार्टियों के एजेंडे से उठकर महिला सशक्तिकरण के वास्तविक मायने क्या हैं और इसे हम इम्प्लीमेंट कैसे करें, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ महामेधा नागर हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी से हैं, सुची विश्वास कांग्रेस से हैं, नीलम यादव आम आदमी पार्टी से हैं, प्रीति पांडे बहुत ही जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद
मेरे साथ आप सबने अपना कीमती वक्त निकाला। महामेधा जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं और आप मुझे बताइए कि महिलाएं राजनीति में उनकी हिस्सेदारी कम क्यों है? आप इसके पीछे के कारण क्या मानती हैं? क्या हम लोग तरीके निकालें और कौन सी ऐसी योजनाएं करें ताकि राजनीति में उनको वास्तविक हिस्सेदारी मिले? और दूसरा आरोप ये लग रहा है कि वोट पाने के लिए बीजेपी तरह तरह की घोषणाएं महिलाओं के लिए कर रही है। जी, सबसे पहले सभी को नमस्कार। आपने बोला कि महिलाओं की हिस्सेदारी कम क्यों है, इसके लिए मेरे को लगता है, और ये मेरा व्यक्तिगत मत है, कि कभी से भी महिलाओं को एक ऐसा एक्सपोजर समाज ने दिया ही नहीं, कभी भी उनकी योग्यता को पहचाना ही नहीं। इस कारण से कभी भी महिला उसको अभी किचन से बाहर निकलने का मौका ही किसी भी समाज ने दिया नहीं। इस कारण से महिलाएं आज तक इतना ज्यादा पिछड़ी रही। पर मैं फिर भी कहूंगी कि अभी आज के डेट के अंदर जब मैं देखती हूँ, और मुझे बहुत ही प्रशंसा होती है, बहुत ही उत्साह मेरे को मिलता है जब मैं देखती हूँ कि महिलाएं देर ही सही पर सवेर महिलाओं के जीवन में आया है और वो अब समाज में बाहर आकर के अपने आप को पार्टिसिपेट कर रही हैं पॉलिटिक्स के अंदर। खूब अच्छे से उनका जो पार्टिसिपेशन है वो काफी हद तक इंक्रीज हुआ है। ऑफ कोर्स वो अभी तक भी जिस लेवल पे होना चाहिए वो वहां पर नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पर अपनी पार्टी की प्रवक्ता बन के बैठी हूँ तो ये मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से महिलाओं को आज उनके घरों से बाहर निकालने का काम किया है, उनको सशक्त करने का काम किया है। चाहे वो बात हो टॉयलेट्स के माध्यम से, जब 2.5 लाख टॉयलेट्स पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बनाए जाते हैं, वही महिलाएं जो घर से बाहर जाती थी अपनी अस्मिता को अपनी हथेली पे रख कर लेके जाती थी, डरती हुई जाती थी कि उनके साथ में कोई दुर्व्यवहार ना हो जाए, उनके साथ में कोई अपराध ना हो जाए। आज वो महिला सुरक्षित महसूस करती है। मैं चाहता हूं कि आज आप महिलाओं के बारे में ज्यादा बात करें और आप मुझे बताएं कि महिलाएं राजनीति में कम क्यों आती हैं और आप कैसे आगे पॉलिटिक्स में? मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से रूढ़िवादी समाज ने कभी भी महिलाओं को बाहर निकलने का एक स्कोप ही नहीं दिया, उनको एक इतना होप उनके अंदर डेवलप नहीं करने दिया कि वो भी इस पॉलिटिक्स के अंदर अपना इक्वल पार्टिसिपेशन कर सकती हैं। कभी भी टेबल पे उनका व्यू पॉइंट हमेशा से जब भी रखा गया, आपने भी जब अपने स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट में आपने कहा कि किस तरीके से हम देखते हैं कि प्रधानपति जो होते हैं वो सारा काम संभालते हैं, या विधायक जो अगर महिला बन जाती हैं तो उनके पति किस तरीके से काम संभालते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर सबसे पहला अगर मैं दोष दूंगी तो वो मैं महिलाओं को दूंगी। सर, मैं एक मैं मीडियोकर बातें नहीं करती हूँ, मैं बहुत ही पर्सनलाइज बातें मैं बोलना पसंद करती हूँ। मैं देखती हूँ कि जब हम मान लीजिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि जब मैं मेट्रो में जाती थी अपने कॉलेज पढ़ने के लिए तो मुझे शायद एक पुरुष या कोई एक मेल काउंटर पार्ट मेरे को शायद इस तरीके से नहीं घूरता होगा जिस प्रकार से मैंने देखा है कि मेरे सेम जेंडर के लोगों ने मेरे को घूरा है। वो ऊपर से लेके नीचे तक आपको चेकआउट किया जाता है कि आपने किस प्रकार के जूते, चप्पल, क्या कपड़े, क्या चीजें पहनी है। तो मैंने एक चीज ऐसी फील करी है कि बिफोर हम दूसरे जेंडर को या सोसाइटी को ब्लेम करें, उससे पहले हमको ये समझना चाहिए कि हमारे अपने जेंडर में, हमारे अपने जनरेशन के अंदर क्या हम वो चीजों को प्रॉपर्ली निभा पा रहे हैं जो हमसे एक्सपेक्टेड है। महिला समाज में ये मैसेज क्यों है महामेधा जी कि राजनीति बुरी बात है या राजनीति गलत है या ठीक नहीं है, यहाँ नहीं जाना चाहिए, इस तरह का संदेश क्यों है? सर, मुझे लगता है कि इसके लिए काफी हद तक जिस प्रकार की सरकारें हमारे देश के अंदर अलग अलग प्रदेशों के अंदर रही हैं वो काफी हद तक जिम्मेदार है। जब एक प्रदेश की मुख्यमंत्री तक के साथ में रेप का अटेम्प्ट हो सकता है, जब एक प्रदेश की अच्छी खासी पॉलिटिकल फीमेल लीडर्स को उनके ही अपने पार्लियामेंट से धक्का मार करके निकाला जाता है, तो मुझे लगता है, और तमाम प्रकार के इस तरह के केसेस होते हैं, निर्भया कांड हमारे देश के अंदर हुआ, तमाम ऐसे कांड हमने देखे हैं। सो हमारी जो मेमोरीज हैं, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, बिल्कुल सर, गायत्री प्रजापति कांड भी हुआ था सर, तंदूर कांड भी हुआ था, ऐसे तमाम कांड हुए हमारे देश के अंदर जिसने महिलाओं की मेमोरीज को, उनके एक्सपीरियंसेस को और उनकी होप्स को स्कार करने का काम किया, उनको ये ना हो। अगर महिलाओं के हाथ में नेतृत्व हो तो मैं ये मानता हूं कि इसमें कमी आएगी। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। अगर महिलाओं को और ज्यादा पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है, और साथ ही में मैं समर्थन करना चाहूंगी विमेन रिजर्वेशन बिल का, अगर ये आता है तो ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है। और अगर हम बात करते हैं कि अगर एक पार्टी, मैं नाहिद लारी खान जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत लंबे समय से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की राजनीति में सक्रिय हैं और पार्टी की प्रवक्ता है। नाहिद जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे वही बात जानना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में बहुत कम हैं, और अगर हैं भी तो साइड लाइंड हैं। हालांकि आप लोग साइड लाइन नहीं हैं, लेकिन बहुत सी महिलाएं हैं जो साइड लाइंड हैं।
तो इनको हिस्सेदारी कैसे मिले, पहली बात। और दूसरा, ये महिलाओं का क्या कोई एक वोट बैंक बन सकता है? क्योंकि जब तक ये वोट बैंक बनेंगी नहीं तब तक ये पॉलिटिकल पार्टी इनकी तरफ ध्यान नहीं देंगी। जिस दिन ये वोट बैंक बन गए, मैं सच बता रहा हूँ, सब इनके पीछे लगेंगे और सब इनकी मिन्नतें करेंगे। ब्रिजेश जी, आपको मैंने हमेशा जब आपके डिबेट्स पे बैठी हूं मैंने देखा है कि आप महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील और सजग हैं और बहुत कोशिश करते हैं कि और लोग भी महिलाओं के प्रति आप जैसे संवेदनशील हों और अवेयरनेस पैदा करने की भी कोशिश करते हैं आप अपने डिबेट्स के माध्यम से, जिसके लिए आपको बहुत धन्यवाद एक महिला होने के नाते मैं कहना चाहती हूँ। आप जो महिलाओं के मुद्दों की बात कर रहे हैं, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी की तो बुनियाद ही महिलाओं ने रखी। हमारी पार्टी की का सिंबल ही 1980 में महिला था, चुनाव सिंबल महिला था। तो उस वक्त कांग्रेस और बीजेपी के लोग मजाक उड़ाते थे क्योंकि ठप्पा सिस्टम था, कहते थे मुंह पे ठप्पा लगाए कि सर पे ठप्पा लगाए। तो समाजवादी पार्टी की बुनियाद महिलाओं, किसानों, नौजवानों ने रखी है, इसीलिए हम महिलाओं की बात करते हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी ने तो बहुत पहले नारा दे दिया था MY का, मतलब महिला और यूथ, और महिला संगठन में हमारे कई महीनों से चौकों पर है महिलाओं के बीच। मेरा जी, मेरी डिबेट का एक थोड़ा कंसेप्ट है, आपको मैं बता दूं, बीच में कोई टोका टाकी नहीं होती। आप लोग अपने अपनी बारी में अपनी अपनी बात कहें। यस नाहिद जी, गो अहेड प्लीज। देखिए, जो महिलाओं की आप भागीदारी की बात करें राजनीति में, ये तभी मुमकिन है जब विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो। केवल महिलाओं को टिकट देने से, उनको चुनाव लड़ाने से जो भागीदारी नहीं हो जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, लखनऊ का, ये राजधानी लखनऊ से समाजवादी पार्टी ने अभी जो 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ तो पूनम सिन्हा जी को प्रत्याशी बनाया। वहीं भाजपा ने और कांग्रेस ने जो पुरुषों को उतार दिया उनके अगेंस्ट, तो वो चुनाव नहीं जीती। आप मुझे बताइए कि ये जो कुछ भी योजनाओं का अनाउंसमेंट हो रहा है या जो भी वायदे और प्रतिज्ञा की जा रही है, क्या इसका कुछ इम्पैक्ट महिलाओं में पड़ेगा? इसका कुछ राजनीतिक प्रभाव उन तक आएगा? ब्रिजेश जी, देखिए, अब ये चला चली की बेला में जो भी स्कीम्स और जो योजनाएं ये ला रहे, इससे जो है जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विशेषकर महिलाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि संपूर्ण जनता, विशेषकर महिलाएं, किसान, नौजवानों ने अपना मन बना लिया कि उत्तर प्रदेश को भाजपा मुक्त करना है। जैसे केरला और तमिलनाडु भाजपा मुक्त हुआ, वैसे उत्तर प्रदेश भी भाजपा मुक्त होगा। यहां मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि 1977 की हिस्ट्री रिपीट हो रही है। उस वक्त भी जनता खुलकर जनता पार्टी के समर्थन पे सड़कों में आ गई थी। इसी प्रकार से आज आप देखिए, जनता खुलकर, जनता का वोट दिख रहा है सड़कों पर, जनता, जनमानस लाखों लाख की संख्या में माननीय अखिलेश यादव जी के समर्थन में आ गई। और जो महिलाओं की आप बात करें तो अभी किसान आंदोलन हुआ था तो उसमें कौन थी? अधिकतर महिलाएं थी। किस प्रकार से भाजपा बहुत शुक्रिया आपका नाहिद जी। मैं सुचि विश्वास जी को आमंत्रित करता हूँ, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता है। नाहिद जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाहिद जी, धन्यवाद। भयावह स्थिति थी, धन्यवाद आपका। कोरोना काल में जिस प्रकार से शमशान घाट, नदियां, घाटे पटी पड़ी थी शवों से। थैंक यू। मैं दूसरे राउंड में आपके बाकी विचारों का स्वागत करूंगा। अभी रुक जाएं आप प्लीज। ऑलराइट, सुचि जी, बहुत स्वागत आपका। ऐसा लगता है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बात चल पड़ी है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री जी ने भी आज एक बाकायदा महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम किया। अखिलेश यादव जी ने भी बाकायदा ऐलान किया है कि असली सशक्तिकरण नारियों का तो उनकी ही पार्टी करती है। तो लग रहा है कि प्रियंका गांधी का ये जो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ वाली बात चल पड़ी है। कुछ फायदा होगा आपको इसका? देखिए, आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से पहले तो मैं श्रीमती प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद उत्तर प्रदेश की आधी आबादी और महिला शक्ति की ओर से करती हूं, जिन्होंने इस पूरे डायलॉग और पूरे डिस्कशन को महिलाओं की ओर मोड़ दिया। वो जो अल्पसंख्यकों, दलितों, वंचितों, शोषितों, तमाम तरह की लुभावनी लोग बात करते थे, तो आप जब उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ नारा दिया था, तब भी मैं आपके डिबेट में थी और मैंने ये बात कही थी कि सभी राजनीतिक दलों पर इसका प्रभाव आएगा। उस समय आपने कहा था कि ये गेम चेंजर है। आज हम सारे पैनलिस्ट बैठकर उसी बात को डिस्कस कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के इन्वॉल्वमेंट के बाद हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि दबाव आ गया है। अब जो 1000 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई, ये चुनाव के समय का प्रोपेगेंडा है। तब ये प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता कहाँ थी जब शिक्षा मित्रों की महिलाएं मुंडन करवा रही थी, जब टीईटी अभ्यर्थियों में लड़कियों पर सरकार फुहार डाल रही थी पानी की, जब अभी शाहजहांपुर में आंगनबाड़ी कर्मियों के ऊपर लाठीचार्ज कर रही थी, जब आशा बहुएं अपने मानदेय के लिए भटक रही थी, जब भोजन माताएं और रसोइयां प्रदर्शन कर रही थी। और बाकी प्रधानमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं, जब विदेश में बैठकर अपनी माता जी का जिक्र करते हैं तो भावुक हो जाते हैं। लेकिन वही
जब हाथरस की बेटी का दाह संस्कार आधी रात को सनातन के विपरीत होता है, तब प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता उसको तो छोड़ ही दीजिए, किसी भी महिला मुख्यमंत्री, किसी भी महिला केंद्रीय मंत्री और प्रदेश में भी किसी का नाम लेना उचित। मैं पॉलिटिकल मसला समझना चाहूंगा और आपकी राय भी उस पर चाहूंगा। क्या महिला वोट बैंक बन सकता है उत्तर प्रदेश में? देखिए, जो वर्तमान सत्ताधारी दल है, जो महामाया जी का स्कूल ऑफ थॉट है, जो प्रधानमंत्री जी जिस विचारधारा को बिलोंग करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 बरस होने को आए एक ऐसा संगठन जिसका महिला अनुषंगिक प्रकोष्ठ ही नहीं है, एक राष्ट्रीय सेविका समिति नाम की संस्था है, लगभग 100 वर्ष उसको भी होने आए, 90 से ऊपर हो रहा है, उसकी एक भी महिला नीति निर्धारण, पॉलिसी मेकिंग या डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं है। मोहन भागवत जी सम्मानित है, लेकिन इतने बड़े संस्थान में क्या एक भी महिला इस योग्य नहीं है कि राजनीति में आए? ठीक है, आप शो बिजनेस मेरा सवाल है आपसे कि क्या महिला वोट बैंक बन सकता है? महिला वोट बैंक है, और ये बहुत पहले जो लोग कमला हैरिस को सेलिब्रेट कर रहे हैं उन्हें मुड़कर देखना है कि लौह महिला इंदिरा गांधी जी रही हूँ, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी रही हूँ, मीरा कुमार जी रही हूँ, उत्तर प्रदेश में सुचेता कृपलानी जी रही हूँ जी। तो कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को सशक्त किया है। मैं नीलम यादव को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में, आम आदमी पार्टी की महिला सभा की उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष। नीलम जी, बहुत स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या महिलाओं से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, इस बीच में देख रहा हूं कि जितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, महिला वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। हालांकि इनिशिएट प्रियंका गांधी ने किया, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को मैं देख रहा हूँ ये अत्यधिक जो है सक्रिय हो गए हैं। क्या आपको लगता है कि महिलाओं का कोई हक और हुकूक या इनके राजनीतिक अधिकार इन्हें मिल पाएंगे, या सिर्फ वोटों के लिए ये सब लुभावने प्रस्ताव दिए जा रहे हैं? जी ब्रजेश जी, मैं सारी बहनों की बातें सुन रही थी, और जिस तरह से अभी आपने कहा कि राजनीति में क्या महिलाएं कभी आगे क्यों नहीं आ पाती हैं, और ये वोटों की जहाँ तक बात है, तो ये आज चुनाव आने को सर के ऊपर हमारे चुनाव है, और 5 साल तक हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे, एक भी महिलाओं के लिए कोई योजना नहीं ला पाए। एक योजना लेके आए थे, मिशन शक्ति, जिस मिशन शक्ति के दौरान तमाम उत्तर प्रदेश के ज़िलों में बहुत सारी बच्चियों और महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, बहुत सारी घटनाएं हुई, जिसमें एक बहुत बड़ा हादसा था हाथरस कांड का। जिस हाथरस कांड में जिस बहन उस बेटी के साथ जो रात को उसके शव को दाह संस्कार कर दिया गया 2 बजे रात को, तो ये तो जिस तरह से कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ और हिंदू में इस तरह से नहीं होता है, तो ये दाह संस्कार हुआ उसका, और उसमें प्रशासन लिप्त था। तो कहाँ इनका प्रशासन जो था, जो जिस तरह से उन्होंने एडीजी को कभी आज तक निलंबित नहीं किया। दूसरी बात यह है कि चुनाव आधी आबादी जहां होती है वहीं सरकार बनती है, ये सारी दुनिया को पता है। और हमारी आप लोग इकट्ठे हो सकते हैं? आप लोग से मेरा मतलब महिलाओं से। आप लोग का वोट शेयर मेरे ख्याल से करीब 48% के आसपास। बिल्कुल जी। और उत्तर प्रदेश में 40% मिल जाए तो सरकार बन जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बन सकती है। तभी तो ये लिभावने खेल खेले जा रहे हैं। प्रियंका जी कहती हैं मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आज आप देखिए राजस्थान में छात्रों के साथ छात्राएं भी हैं जो अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रही हैं, जिनका मुंह बंद कर दिया जाता है, इनका मुंह बांध दिया जाता है और लाठियों से पीटा जाता है। क्या उनकी लड़ाई प्रियंका जी लड़ेंगी? क्या जो प्रशासन इसमें लिप्त था, जो भी अधिकारी इसके अंदर था, उसको निलंबित करेंगी? क्या उनकी लड़ाई लड़ेंगी? आज उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो तमाम तरह के महिलाओं के लिए अधिकारों की बात हो रही है। तमाम सिर्फ प्रियंका गांधी पे लागू नहीं होती, आपके ऊपर भी लागू होती है। बिल्कुल होती है सर। महिलाओं के लिए लड़िए, बिल्कुल लड़ सकती हूं। सब लोग मिलकर लड़ें। जितना मेरी हैसियत है मैं उतनी लड़ रही हूं। मैं उत्तर प्रदेश की महिला अध्यक्ष होने के नाते ब्रजेश जी, मैं तमाम तरह की यहाँ लखनऊ में ही लाठियां खाई हूँ। महिला इश्यूज पे मैंने मुद्दे उठाए, इसीलिए तो मैंने बुलाया, क्योंकि आप कई बार पुलिस से पीटी गई हूँ। इको गार्डन बंद किया गया। आज जाइए आप देखिए, इको गार्डन में तमाम ऐसी योजनाओं के साथ महिलाएं वहां बैठी हुई हैं जो अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रही हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को इस तरह से। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो महिलाओं के बीच बहुत सक्रिय रहती हैं, किस बात का संकोच होता है उन्हें राजनीति में आने का? बिल्कुल, जो पुरुष प्रधान देश है, पुरुष कहता है कि हम महिलाओं को बराबरी का हिस्सेदारी मानते हैं। आज हमारे मोदी जी कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी एक नारा दिए हैं। अभी मैंने एक रास्ते में देखती हुई आई हूँ, आपके डिबेट पे जब आ रही थी, कि नारी सम्मान हमारा संकल्प। नारियों का सम्मान है कहाँ? आप अपने ही उसमें सरकार में देखिए, बहुत सारे ऐसी महिला सांसद हैं। आपको सल्यूट करती हूँ कि आपने इस कैबिनेट में बहुत सारी महिलाओं को जगह दिया है। आपने अपने इस देखिए, मेरे और वीरेंद्र जी के अलावा सब आप ही लोग हैं, हम लोग माइनॉरिटी में हैं आज।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप हम लोग यहाँ पे हैं और हम लोग अपनी बहनों की ही बात करेंगे। मुझे लगता है कि कोई पार्टी की बात नहीं होगी, अपने ही हक की बात होगी। हाँ, आज लड़ो मत आप लोग, आज लोग आप लोग अपने हिस्सा कैसे और हम चाहते पुरुषों से हैं कि वापस हमारी लें, बहनें इसके बारे में सब हाथ लोग मिला एक हो लीजिए। जाएं। कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर आधी आबादी में हमारी कोई एक महिला अगर खड़ी होती है तो हम चाहेंगे, उनका सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। मैं प्रीति पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ, बहुत ही जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जब भी मैंने महिला अधिकारों पर कोई डिबेट की तो प्रीति जी उसमें सम्मिलित रही हैं। आपका फिर से धन्यवाद प्रीति जी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। मेरा आपसे भी वही मूल प्रश्न है कि महिलाएं राजनीति में कम क्यों हैं, वो ज़्यादा क्यों नहीं आ रही हैं, उनको हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल रही हैं और इसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं और क्या महिला वोट बैंक बन सकता है? ब्रिजेश जी, थैंक यू सो मच इतना इम्पॉर्टेंट ये मुद्दा उठाने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपके चैनल पे 8 से 9 की जो डिबेट होती है वो बिना चिल्ला चिल्ली के हम सारे पैनलिस्ट अपनी अपनी बात रख पाते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग 5 महिलाएं हैं, 5 बहनें हैं मेरी, कोई अलग अलग राजनीतिक दल से हैं सारे लोग। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, किसी की भी सरकार आई हो, चाहे बीजेपी की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे 2014 के बाद मोदी जी से देश को इतनी उम्मीदें हैं, उनकी भी सरकार रही, वुमेन रिजर्वेशन बिल पे काम अभी तक किसी ने नहीं किया है। तो आपके पैनल पे सबसे पहले, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, इसलिए बीजेपी के पैनलिस्ट से मैं कहूंगी कि आप लोग भी वुमेन रिजर्वेशन बिल पे जरूर अपनी आवाज उठाएं। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पे। देखिए, उत्तर प्रदेश पे आपने 48% जो बताया, हाँ मेरे हिसाब से भी जो हम लोग का सर्वे कहता है 46-47% वोट है महिलाओं का। आप जो ये कह रहे हैं कि महिलाएं पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आती, मैं तो ये कह रही हूँ कि हम अपने घर से ही नहीं शुरू करते ना ब्रिजेश जी। प्रॉब्लम ये है कि माहौल इतना गंदा है कि लोग अपनी बेटियों को बॉलीवुड नहीं भेजना चाहते, लोग अपनी बेटियों को फैशन में नहीं भेजना चाहते, लोग अपनी बेटियों को पॉलिटिक्स में नहीं भेजना चाहते, क्योंकि जब तक महिलाओं की भागीदारी हर सेक्टर में नहीं बढ़ेगी तब तक सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न रहेगा। किसी के भी पेरेंट्स ऐसी जगह अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते, स्पेशली बेटियों को, फीमेल्स को, जहां उनको इस बात का खतरा हो कि वो मर्यादित ढंग से काम कर पाएंगी कि नहीं, उनके ऊपर कोई आंच तो नहीं आएगी। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना तो काम कर, मुझे याद है कि जब मैं पिछली बार आपके डिबेट पे आई थी, उसी दिन ये डिबेट थी कि जो प्रियंका गांधी जी ने विधानसभा के चुनाव में 40% रिजर्वेशन देने की बात की है, तो मैंने आपसे ये बात कही थी कि सबसे तो खुशी की इस बात है कि इस बार उत्तर प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। कांग्रेस ने घोषणा की, आज प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं पर फोकस किया। आप देख लीजिएगा, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी का एजेंडा उत्तर प्रदेश की राजनीति में सेट हो रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वोट बैंक बहुत बड़ा है ना। आपको याद होगा कि 2012 में विधानसभा में पहली बार पुरुषों से ज्यादा वोट महिलाओं ने डाला, वो बढ़ता गया। 2017 में भी यही रहा। लोकसभा में वोटर्स में हमारी महिलाएं फिर भी पीछे हैं एज कंपेयर टू विधानसभा, लेकिन महिला वोट तो सबको चाहिए। तो महिलाओं को लुभाने के लिए, महिलाओं के लिए स्कीम्स निकालने के लिए एक बात और बताइए, आप तो बहुत सोशल वर्क करती हैं, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ कि ये महिलाएं, विजय जी, जो महिलाएं आती हैं, मैं हूँ, चाहे हमारे क्या अपने कामन काज के लिए वो अपने मुद्दों से ऊपर उठकर दरअसल महिलाओं के जो मुद्दे हैं उसके आधार पर वोट करेंगी, या फिर पार्टी बंदी में जाएंगी, या फिर घर के पुरुष सदस्यों के कहने पर वोट करेंगी? मैं तो आपसे कह रही हूँ ना कि सामाजिक कार्यकर्ता से पूछेंगे तो मैं तो ये बात कहूंगी कि हम लोगों को अपने पर्सनल एजेंडे को हटा के कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पसंद करता है। मैं तो खुश हूं कि आज उत्तर प्रदेश में चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे सपा, हर आदमी महिलाओं को इस बार सीट देने की कोशिश करेगा विधानसभा में चुनाव। लेकिन ये महिलाएं आएंगी कहां से ब्रिजेश जी? मेरे और आपके घरों से ही तो। जब आप हमारे घरों में बेटियों को, बहुओं को, वाइफ को, मैं तो कहता हूं कि आइए और अपना हिस्सा लीजिए राजनीति में। प्रधान जो है मैं तो आप सबसे कहता हूं कि राजनीति में आइए और जिस पॉलिटिकल पार्टी में है आप लोग अपना हिस्सा लीजिए, छीनिए उनसे। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि महिलाएं बहुत जागरूक हुई हैं ब्रिजेश जी, और अब महिलाएं खुद अपने हक के लिए, अपनी बातों के लिए, अब मुझे लगता है प्रखर रूप से हम अपनी बातों को रख रहे हैं। ये शोपीस के तौर पर महिलाओं को रखना या सिंबॉलिकली केवल उनको लिस्ट में डाल देने से बात नहीं चलेगी। अब महिलाओं को उनका हिस्सा चाहिए, हक चाहिए। इसके लिए आप सबको मेहनत करनी चाहिए। ब्रिजेश जी देखिए, ये काम तो जो पॉलिटिकल पार्टीज की महिलाएं हैं ना, आप एंकर हैं, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज में, चाहे वो प्रवक्ता हो, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, उनको अपनी पार्टी में एकजुट होकर ये बात कहनी पड़ेगी कि भाई हम क्यों देखें सपा क्या कर रही है, बसपा क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है। वुमेन रिजर्वेशन बिल अपनी पार्टी में ही पास कर दीजिए, जहां जहां आपके अपनी सरकार है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में वही कर दे, बीजेपी वहां पे है, यूपी में वही कर दे, राजस्थान कांग्रेस में है वही कर दे। करेक्ट। ये लोग इनिशिएट तो करें।
ऑलराइट, मैं बीरेन जी को इस डिबेट में आमंत्रित करता हूं। बीरेन जी, बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मैं देख रहा हूं कि इन दिनों महिलाओं के वोटों की तरफ आगे बढ़ने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी, जो भी विशेष तौर पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सब बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये सिर्फ वोट पाने के लिए इस चुनाव में इस तरह की बातें हो रही हैं, या वाकई में राजनीति में महिलाओं को प्रोमिनेंटली कुछ बड़ी हिस्सेदारी देने की कोई योजना भी है? देखिए, महिलाओं के साथ सियासत में भेदभाव होता रहा। जब तक इस देश में कोई कानून नहीं बनेगा तब तक तो शायद ये मुश्किल है, और ख़ास तौर से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया जाए या उनके लिए कोई कानून बने जिससे उनकी हिस्सेदारी तय हो जाए। ये ज़रूर है कि कुछ गिनी चुनी महिलाएं सियासत में आईं और शीर्ष तक गईं। अगर आप उत्तर प्रदेश को देखें तो पिछले 10-20 सालों में मायावती मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचने में कामयाब रही, वो एक महिला थी। और उत्तर प्रदेश से सोनिया गांधी सांसद रही, वो प्रधानमंत्री नहीं बनी लेकिन वो यूपीए की चेयरपर्सन रही। संवैधानिक पदों पर लोग कम पहुंचते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का आज सौभाग्य है कि यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एक महिला हैं। बीजेपी ने एक महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश को दिया है। मैंने ये सारे नाम इसलिए लिए कि ये गिने चुने नाम है और देश में जाने पहचाने नाम है। हम मातृ शक्ति कहते हैं, आधी आबादी कहते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व नहीं दे पाते। केंद्रीय स्तर पर यूपी से देखिए अनुप्रिया पटेल और कुछ और महिलाएं गई हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने 2.25 लाख महिलाओं को इकट्ठा करके ये जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ प्रियंका गांधी का नारा था, उसी की आज काट प्रयागराज में हुई है। बीजेपी विपक्ष का कोई दांव खाली नहीं छोड़ेगी, और ये प्रियंका के इस नारे पर ये जो गुलाबी स्कूटी रोज आप टेलीविज़न पे देख रहे हैं, इसके लिए ही आज ये इंतजाम किया गया इलाहाबाद में। 2.25 लाख महिलाओं को 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह, तमाम सखी, आशा बहू, तमाम महिलाओं को दिया गया। देखिए, कोई सरकार दे, कोई पार्टी दे, महिला का तो देखिए बचत करने की आदत होती है। आपने देखा होगा कि नोटबंदी में महिलाओं के पास कितना रुपया रखा था। ऐसे घर में मांगो, महिला 1 रुपया कहेगी मेरे पास नहीं है। लेकिन जब नोटबंदी हुई तब पता लगा कि महिलाओं ने बहुत पैसा छुपा कर रखा था। तो ये महिलाओं की बचत करने की आदत है। हम लोग जब छोटे छोटे थे, घरों में देखते थे, तब कहाँ सबका बैंक खाता होता था। तो माँ और बुआ, मौसी, तमाम सारे लोग, ये लोग जो आते थे, ये सब ऐसे कहीं गुल्लक में, कहीं डिब्बे में, कहीं छुपा के पैसा रखते थे। बड़े विचित्र दौर इस देश ने देखे हैं, क्योंकि ये देश गरीबी का देश रहा है, अंधेरा रहता था। अब हम उजाले की ओर बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर होने की ओर बढ़ रहे हैं। ये देश तरक्की के रास्ते पे जाए, खुशहाली आए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और माताओं और बहनों और बेटियों के लिए इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्या आपको लगता है कि महिला वोट बैंक जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में, या बन सकती है, जिसके पीछे ये पॉलिटिकल पार्टीज भाग रही हैं? एजेंडा सेट हो सकता है? देखिए, ये कहते तो हैं आधी आबादी का वोट है, 50% वोट है, लेकिन महिलाएं ज़्यादातर अपने पुरुषों के कहने पर घरों पे वोट देती हैं। शहरों में कुछ महिलाएं हैं जो पढ़ लिख कर आगे आ गई हैं, जो स्वयं निर्णय करती हैं, नौकरी चाकरी में है, सियासत में है, लेकिन उनकी मात्रा सीमित है। जागरूकता से ही परिवर्तन आता है, शिक्षा से ही परिवर्तन आएगा। कुछ साल कुछ लगेगा, कुछ पीढ़ियां लगेंगी, लेकिन परिवर्तन तो आएगा जब रास्ता चल रहा है। देखिए, चूंकि हम आप इसलिए आगे हो गए कि हमको आपको घर में बच्चा नहीं पालना है, हमको आपको घर में खाना नहीं बनाना है, हमको आपको धुला हुआ कपड़ा मिलता है, चकाचक पहन के हम लोग बढ़िया आते हैं। और हम काम बाहर तभी कर पाते हैं क्योंकि हमें अपने बच्चों की फिक्र नहीं रहती, उनको उनकी माँ घर में पालती है। हम निश्चिंत होकर बाहर काम कर रहे हैं। ये सब गुण हमेशा रहे, हम समझते सब हैं, लेकिन हम बाहर भी शासक हैं, हम अंदर भी शासन करना चाहते हैं। मेरा कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है,
मैं हमेशा जैसा रहा हूं वैसे बोलता हूं। और हाँ, वही इसीलिए मैं सोच रहा था कि आज आप भटकी हुई भाषा कैसे बोल रहे नहीं, हैं। इसीलिए घर में झगड़ा भी बहुत होता है। हाँ, लेकिन अब परिवार चलाने के लिए पुरुष को भी झुकना पड़ता है, क्योंकि महिलाओं का तो यही तो सम्मान कह रहा हूँ, थोड़ा करना सा पड़ेगा। राजनीति में भी झुक जाओ और इनको मौका दो। ब्रजेश जी, हम जिस देश में हैं, हमारी बहनें और तमाम लोग बैठी हैं, हमारे यहाँ औरत अपने आदमी को सब कुछ मानती है, बस खाली उसका कहना नहीं मानती। ये सत्य है, हर मर्द ये मानता है। अब व्यक्तिगत पीड़ा को अब क्या कहा जाए वीरेंद्र अब जी? इसके और आगे सुन लीजिए एक बात। एक आदमी का दांत टूट गया, हाँ। तो वो डॉक्टर साहब के पास गया दांत दिखाने के। डॉक्टर साहब मेरा दांत टूट गया। तो डॉक्टर ने कहा भाई ये दांत कैसे टूट गया? कहीं डॉक्टर साहब आज पत्नी ने रोटी जो है बहुत कड़ी बनाई थी और जल भी गई थी। तो डॉक्टर ने कहा भाई खाने से इनकार कर देते, इतनी कड़ी रोटी क्यों चबाना? कहीं डॉक्टर साहब वही तो किया था, ये रोटी से नहीं बेलन से टूटा है। तो हमारे देश में मातृशक्ति की बड़ी ताकत है, इनकार करोगे तो आनंद भी पाओगे। बहरहाल जी वीरेंद्र ये तो हंसी मजाक चलता रहता है, लेकिन राजनीति में महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाई, उनके साथ भेदभाव होता है। महिलाओं को पुरुष प्रधान समाज में आगे बढ़ पाना इतना आसान नहीं माना गया। लेकिन अब महिलाओं की खूबी देखिए। एक साहित्यकार ने लिखा है कि बच्चे अगर जूठा छोड़ देते हैं घर में तो माँ उसे खाती है, पति अगर जूठा छोड़ देता है तो पत्नी उसे खाती है, और भाई अगर घर में जूठा छोड़ देता है तो बहन उसे खाती है। अगर एक माँ, एक पत्नी, एक बहन जूठा छोड़ दे तो उसे कोई मर्द नहीं खा सकता। ये हमारे समाज की सच्चाई है। तो ये जो सहनशीलता और त्याग है जी, ये परमात्मा ने सिर्फ स्त्री को दिया है, और ये आदि काल से रहा है। असल में यही त्याग करके इनसे आप सब चीज छीन लेते हैं, इनको इमोशनल करके। इनको इनका त्याग अब मत आप- बताइए, इनको इनका हिस्सा दीजिए। ये कितनी महान है, आप इनको बिल्कुल मत महान मानिए, इनको देखिए- इनका हिस्सा दीजिए बस। देखिए आप इनको कतई महान मत कहिए, एक आप इनको हिस्सा राजस्थान के दीजिए बस। साहित्यकार हैं, उन्होंने कहा है कि प्रकृति के नियम बदल सकते हैं लेकिन औरत के प्रति आदमी की मानसिकता नहीं बदल सकती। आदमी टेलीविजन पर बातें बहुत बड़ी बड़ी चाहे कह दे, लेकिन वो महिला को बराबरी का हक देने को, सम्मान देने को आसानी से तैयार नहीं होता। हमारे देश का अगर प्रधानमंत्री आज कार्यक्रम करके महिला सम्मान की बात कर रहा है, मुख्यमंत्री कर रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कर रहे हैं और प्रियंका गांधी कर रही हैं, तो ये स्वागत योग्य है, ये जागरूकता को बढ़ा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। आम आदमी पार्टी की हमारी बहन बैठी हैं, हर आदमी की इच्छा है कि नारी आगे बढ़े। अब आप कहते हैं हम लोग आज महंगे महंगे होटलों में खाना खाते हैं, हज़ारों रुपया पे करते हैं, लेकिन बचपन में माँ के हाथ की बनी हुई 2 रोटियों से जो वो भूख मिटती थी, न वो रोटी कहीं मिलती है, न होटलों के वो खाना हमारी भूख मिटा सकता है। आप बार बार इनसे खाना क्यों बनवाना चाहते हैं वीरेंद्र जी? आप 2-3 बार ये नहीं, खा लिया, देखिए, ऐसा मतलब नहीं आप है। ये भी तो बता सकते हैं एग्जाम्पल कि इन्होंने यहाँ का नेतृत्व किया तो ये परिवर्तन किया। अब भाई उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में या देश दुनिया में आप जितने होटल हैं आप देखिए, सब यहाँ पुरुष ही खाना बनाते वो हैं, हमेशा महिलाओं को लेकिन किचन माँ के या हाथ- ऐसी चीजों तक ही लिमिट किए जाते हैं। जी, कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। आप देखिए माँ के लिए बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। माँ से बड़ा तो कोई पद संसार में नहीं है। पुरुष अपने पूरे जीवन काल में अगर किसी स्त्रीलिंग को विपरीत उसको अगर महिला को वो सबसे ज़्यादा सम्मान देता है, पुरुष का हृदय अगर किसी महिला के लिए पूरे जीवन में सबसे ज़्यादा कोमल होता है तो वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए होता है। ये एक यथार्थ सच्चाई है, इसके अलावा आप पुरुष से बहुत ज़्यादा उम्मीद ना करो। कुल मिलाकर माँ के लिए बहुत सारे साहित्यकारों ने लिखा है, मुनव्वर राना साहब ने लिखा है और तमाम सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। माँ पर 4 लाइनें और सुनाऊंगा मैं आपको कि माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है, माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है, माँ ममता की धारा है, गालों पर पप्पी है, माँ बच्चों के लिए जादू की झप्पी है।
माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पालना है। माँ मरुस्थल में नदी मीठा सा झरना है। जी, इसमें 2-3 लाइनें और जुड़ जाती हैं कि माँ सत्ता है, माँ चीफ मिनिस्टर है, माँ प्राइम मिनिस्टर है, माँ मिनिस्टर है, माँ कलेक्टर है, तो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहन भाइयों, आज के मसले को लेकर मैंने कू ऐप पर कुछ प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न ये कि चुनाव के पहले महिलाओं को सौगातें मिल रही हैं, कई वायदे हो रहे हैं, इसका 2022 में के चुनाव में क्या असर पड़ने वाला है। तो सुधीर सिंह लिखते हैं कि कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा, सौगातें चाहे जितनी भी मिले लेकिन महिलाएं असुरक्षित हैं। तो वहीं सारिका मलिक लिखती हैं कि केवल महिलाओं की बात करने से कोई असर नहीं होगा, मुद्दे कुछ और ही नज़र आ रहे हैं इस चुनाव को लेके। एक सवाल और है जो जुबैर अहमद जी पूछते हैं कि चुनाव के पहले तो सौगातें मिलती हैं, लेकिन महिलाओं को चुनाव के बाद क्या मिलता है। बहुत वैलिड सवाल है और ये सवाल उन्होंने महामेधा नागर से पूछा है। तो मैं सवाल सीधे ट्रांसफ़र करता हूँ नागर जी को कि वो इसका जवाब देंगी कि आखिर चुनाव के पहले तो सौगातें मिलती हैं, लेकिन चुनाव के बाद महिलाओं को दरअसल मिलता क्या है। देखिए, बहुत ही सुंदर सवाल है और धन्यवाद आपने ये सवाल पूछा। मैं बताना चाहूंगी कि चुनाव जब 2017 में हुआ, महिलाओं ने वोट किया और पुरुषों से ज्यादा वोट किया। 63.26% महिलाओं ने 2017 के अंदर वोट किया। तो उनको क्या मिला? उनको मिले टॉयलेट्स, उनको मिले 2.5 करोड़ टॉयलेट्स, वो उनको मिली उनकी इज्जत, उनकी अस्मिता। मैं बताना चाहूंगी उनको क्या मिला। उनको मिला एक उनके किचन से धुआं छटने के लिए एक सिलेंडर, एक गैस कनेक्शन उनको मिला। उनको क्या मिला? सर, हम पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते आए हैं और आज बहुत ही प्यारा टॉपिक है, सभी लोग बहुत ही सब पॉलिटिकल लाइन से ऊपर उठ करके बात कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि हमेशा से जब भी हमने प्रॉपर्टी के बारे में सुना है, मान लीजिए किसी के पास बंगला है, किसी पे मकान है, किसी पे गाड़ी है, कुछ भी है, तो हमेशा जो उसका एक अधिकारिता जो किसी के पास में होती है, ओनरशिप अगर किसी के पास में होती है, तो वो हमेशा से हमने देखा है किसी भी घर की जो ओनरशिप होती है वो एक पुरुष के हाथ में हमने देखी है। मेरे घर में भी है और ऐसे तमाम जगहों पर मैंने देखा है कि ज्यादातर जो घर के पुरुष होते हैं उन्हीं के पास में ओनरशिप जाती है किसी भी प्रॉपर्टी की। मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ में बताना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 30 लाख घर बनाए गए। इन 30 लाख घरों में से 25 लाख घरों की जो ओनरशिप है वो महिलाओं के नाम पर है। तो मैं बहुत ही प्राउड होकर के मैं ये बात बोलना चाहूंगी कि अगर महिला सशक्तिकरण का अगर हम इस चीज को पैमाना नहीं मानते हैं तो मैं जानना चाहूंगी कि हम किसको मानते हैं। और मैं बताती हूँ फिर से, मैं अपने जो हमारे व्यूअर हैं उनको सशक्तिकरण की बात कर रहा हूँ, मैं उनके जीवन शैली में उनके सशक्तिकरण की बात जब हम जीवन, ब्रजेश जी, बहुत ही सिंपल सी बात है। अभी हमारे साथ में प्रीति जी भी बोल रही थी, हम घर से उनके शुरुआत करेंगे तभी तो हम उनको बाहर ले जा करके उतना सशक्त महसूस कराएंगे जब घर पर, तभी वो बाहर जा करके एक अच्छा नेतृत्व दे पाएंगे। आप वेट करिएगा, मैं आऊंगा। पहले ये अपनी बात, महामेधा जी अपनी बात कंप्लीट कर लें। अगर एक महिला को टॉयलेट करने के लिए मीलों मील चल करके जाना पड़े, डरते हुए जाना पड़े, पूरे दिन भर अपने आप को कॉन्स्टिपेट करना पड़े और फिर उसको वेट करना पड़े कि सिर्फ सुबह या फिर सुबह रात को अंधेरे के अंदर ही मैं शौच जा सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं ये बहुत लार्जर बड़ा ही पर्सपेक्टिव में आपसे सवाल पूछ रहा हूँ और बार बार आप उसको शौचालय और टॉयलेट और घर पीएम आवास के इर्द गिर्द घेर दे रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि इनका लार्जर पार्टिसिपेशन कैसे हो। सर, लार्जर पार्टिसिपेशन तब होगा जब वुमेन रिजर्वेशन बिल पास होगा। वो तब होगा जब हमारी मेंटालिटी हम चेंज करेंगे, हम महिलाओं को अपना इक्वल काउंटर पार्ट्स मानेंगे। जब हम मानेंगे कि हाँ, महिलाएं भी वो योग्यता रखती हैं, जितना अच्छा वो किचन में खाना बना सकती हैं, उतनी अच्छी वो योजना भी बना सकती हैं पॉलिटिक्स में अपने साथ। जी, मैंने अक्सर कई वाक्यों में देखा है, जब मैं छात्र जीवन से राजनीति से जुड़ी हुई हूँ, एबीवीपी की लंबे समय कार्यकर्ता थी। मैंने ऐसी तमाम जगहों पर देखा है कि जहां पर महिलाओं को इक्वल हाउस की तरह नहीं लिया जाता, या फिर जब महिला विषय कई सारे आते हैं। मैं आपको एक वाक्य बताना चाहूंगी बहुत जल्दी। मैंने सैनिटरी नैपकिन के ऊपर बड़ा काम किया सर। मैंने एक अपनी बैठक के अंदर, आप जानते हैं कि किस प्रकार की मेंटालिटी होती है, अगर और किसी भी बैठक के अंदर स्वाभाविक सा होता है कि पुरुष की संख्या ज्यादा होती है। जब मैंने एक बार बात करी कि मैं सैनिटरी नैपकिन को लेकर के उस पर टैक्स हटाने के लिए एक मैराथन करना चाहती हूँ, तो मेरे ही किसी एक पार्टी के साथी ने इस तरह से उस पर हंस दिया और बोला कि हाँ बहन, तुम कैसी कम्युनिस्टों वाली बातें कर रही हो। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। ओके, मैं नाहिद जी को भी आमंत्रित करता हूँ। नाहिद जी, आप भी क्या ऐसा मानती हैं कि राजनीति में महिलाओं के साथ बड़ा भेदभाव होता है? बड़ी बेबाकी से महामेधा जी ने अपनी ये बात रखी। क्या आपने भी कुछ ऐसे अनुभव किए कि यस,
महिलाओं के साथ भेदभाव होता है? ब्रिजेश जी, देखिए, समाजवादी पार्टी में किसी किस्म का महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। उसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद आपके सामने बैठी हूं। और समाजवादी पार्टी के जो छात्र संघ, सर मैं भी बहुत मैं आपको बता रही हूँ, छात्र संघ नगर मैडम प्लीज, अब आप नाइक जी को बोलने दें। पुरुष ही, लड़का ही। यस, गो अहेड प्लीज एंड बी ऑनेस्ट। देखिए, अधिकतर पार्टीज में आप देखिए, मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, देखिए जितनी भी पार्टीज है उसमें आप देखिए जो स्टूडेंट विंग है उसमें अधिकतर जो है लड़के ही अध्यक्ष होते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी में देखिए माननीय अखिलेश यादव जी ने स्टूडेंट्स विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष एक लड़की को बनाया, छात्रा को बनाया, नेहा यादव, वो प्रवक्ता भी। एबीवीपी की आप नेशनल जनरल सेक्रेटरी को देखिए, निधि त्रिपाठी। मुझे लगता है कि एक दूसरे को इंटरप्ट ना करें, एक एक करके बात करें। इस तरह से नो, प्लीज डोंट इंटरप्ट। ओके, प्लीज गो। आज अगर आप आज मौजूदा सरकार में आप बात कर रहे हैं कि महिलाएं कैसे राजनीति में आगे बढ़े, तो इस मौजूदा सरकार में, योगी राज में तो मुमकिन नहीं है कि राजनीति में महिलाएं आगे बढ़े। अभी आपने देखा पंचायत चुनाव में किस प्रकार से लखीमपुर खीरी में पिछड़े वर्ग की महिलाओं का भाजपा के नेताओं ने चीरहरण किया। ये चुनाव के टाइम ही हुआ था और वो लोग प्रत्याशी थी, वो लोग। और फिर किस प्रकार से बागपत में किया, दलित महिला प्रत्याशी था, उनका नॉमिनेशन तक साजिशन बीजेपी ने खत्म कराया। उसके बाद इनको बैकफुट पे आना पड़ा। आप क्या ये बात बता सकती हैं कि हम महिलाओं का लार्जर पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में कैसे करें? मैं आपको बता रही हूँ वो बात। आज ब्लेम गेम के बजाय हम लोग तरीके खोजें। देखिए, अभी हमने देखा कुछ दिन पहले, नहीं ब्लेम गेम नहीं, देखिए ये फैक्ट है, ब्लेम नहीं है, ये फैक्ट है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि कैसे शिक्षक जो है अपने अधिकार के लिए सड़कों पर। थैंक यू मैडम, आज इस राउंड में थोड़ा वक्त का अभाव है, प्लीज कोऑपरेट। मैं सुचि विश्वास जी को आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू नाइक मैडम, बहुत शुक्रिया। प्लीज कोऑपरेट। मैं चाहता हूँ कि बाकी लोगों के विचारों को भी मैं जनता के समक्ष रख पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुचि जी, आप मुझे बताइए कि क्या वाकई में हम नारी सशक्तिकरण सिर्फ किचन तक सीमित रखना चाहते हैं या उसको सरकार की कैबिनेट तक लाया जाए? देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा है, जिसको शिव ने स्वयं शक्ति स्वीकार किया उसे सशक्त करना पुरुष के बूते की बात नहीं। जब ईश्वर ने हमें प्रसव का अधिकार दिया है, इसका मतलब हम आपसे श्रेष्ठ और आपसे सशक्त हैं। दूसरा, राजनीतिक सशक्तिकरण के लार्जर पर्सपेक्टिव की आपने बात कही। मेरी सारी बहनें इस बात पर सहमत हैं कि विमेन रिजर्वेशन बिल, यूपीए गवर्नमेंट के कार्यकाल के दौरान लगातार इस बात का प्रयास किया गया। जो हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने इस विमेन रिजर्वेशन बिल के अपोज में भाषण भी दिया। मेरी बीजेपी की प्रवक्ता ने अभी पैट्रियार्कियल अप्रोच की बात की, अपने एवीपीपी के साथी की एक स्टेटमेंट भी उन्होंने कोट किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो पितृसत्तात्मक विधान का रचनात्मक कार्य करता है, जो पूरे भारतवर्ष में इस अप्रोच को लागू करना चाहता है अपनी मनुवादी हिडन सिद्धांतों के तहत, तो महिलाओं का सबसे बड़ा विरोध कांग्रेस ने जितना उन्हें सशक्त करने का काम किया। दूसरा, वीरेंद्र जी ने 2 उत्तर प्रदेश के उदाहरण दिए। मायावती जी ने पिछले 20 बरस में जो प्रोग्रेस की, नो डाउट, लेकिन आज आपके पैनल में बसपा की एक भी महिला प्रवक्ता आपको पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं मिलेगी। डिबेट के प्रारंभ में कही कि महिलाएं को जब सत्ता मिली तो उन्होंने महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया। जी, दूसरी उन्होंने उदाहरण दिया श्रीमती सोनिया गांधी जी का। उन्होंने प्रधानमंत्री जैसे पद का त्याग किया, जिसको चाहे सन हो, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट, पूरी दुनिया ने उन्हें सेंट की संज्ञा दी। और भारतीय जनता पार्टी कैरेक्टर असैसिनेशन को लेकर, एक वह स्त्री जिसने एक अपने सुहाग का और वैधव्य का सनातन पद्धति से विवाहित होकर समस्त संस्कारों का पालन किया। कांग्रेस इस बात की प्रतिज्ञा करती है कि वो वुमेन रिजर्वेशन बिल अगर आता है तो साथ है 100%। और श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने भी ये कहा है। ओके, नीलम यादव जी, आप मुझे बताइए कि महिलाओं के लार्जर पार्टिसिपेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए एक सोसाइटी के रूप में? ब्रजेश जी, इस देश में माना जाता है कि नारी, जहाँ नारी पूजी जाती है वहाँ देवता वास करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस देश में नारी की इससे बड़ा कोई झूठ नहीं, ये सब झूठी ढोंगी वाली बातें हैं। बिल्कुल, ये कोई बराबरी या कोई पूजा उजा नहीं होती, ये सब झूठ है। ये जो बताता है सब वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। बिल्कुल फ्रॉड कर रहा है, मैं इस बात को मानती भी हूँ। और आज मुझे बहुत गालियां मिलने वाली हैं। इस बात को बोलूंगी कि अगर हमें महिलाओं को जिस तरह से वोट के लिए यूज किया जाता है, जिस तरह से महिलाओं को बरगलाया जाता है, जिस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाती है, मैं मानती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी बहनों से भी, अपने समाज से भी, अपने देश के राजनीतिक दलों से भी। आप बताइए कि आपने अपनी पार्टी में कितने महिला सदस्य बनाए, कितनी महिलाओं को जोड़ा?
मैंने बहुत सारे, मैंने करीब 75 एक्टिव जिलों में, पार्टिसिपेशन, बिल्कुल टोकन वाला सिस्टम नहीं कि बस सदस्य बना नहीं दिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी मैंने उन महिलाओं को जोड़ा है जो आगे बढ़ चढ़ के काम करना चाहती हैं। उन महिलाओं को भी मैंने अप्रिशिएट किया और उनको उनका मनोबल बढ़ाया है कि आप आगे आइए, राजनीति में काम कीजिए, आम आदमी पार्टी में आप ओके, सबको मैं सम्मान प्रीति मिलेगा। पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ। प्रीति जी, फाइनल वर्ड आप मुझे बताइए, क्या इन चारों लोगों की बातों से आप सहमत हैं? क्या ये सही बोल रही हैं, ऑनेस्ट हैं, या अभी भी ब्रिजेश ये जी, पार्टी लाइन पर हैं? ब्रिजेश जी, एक चीज मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर सारे पॉलिटिकल पार्टीज काम कर रही थी वुमेन रिजर्वेशन पे और महिलाओं को आगे बढ़ाने में, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का जब से गठन हुआ तब से 10 या 11% हाईएस्ट विधानसभा में महिलाएं इस समय हैं, और देश की आजादी से लेकर अभी तक लोकसभा में 14% के इर्द गिर्द महिलाएं हैं। तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने अगर महिलाओं पे काम किया तो 10% और 14% का फिगर कैसे आ रहा है? ये क्या चिंतन का विषय नहीं है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा सबके लिए? मैं तो फिर ये कह रही हूं कि जिस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार जिस राज्य में भी है, आप लोग खुद शुरू करिए, और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे, एक्टिविस्ट के तौर पे हम आपके साथ हैं। आप जहां धरना देंगी वहां हम पहुंच जाएंगे। ये शुरुआत तो मसला आप लोगों सिर्फ को करनी प्रीति जी पड़ेगी ना, हम लोग राजनीति तक पॉलिटिक्स में सीमित नहीं नहीं है। है। आप ब्यूरोक्रेसी उठा के देख लीजिए, महिलाएं हैं, काबिल हैं, योग्य हैं, पुरुषों से अच्छा कर सकती हैं, पर वो सब साइडलाइन है। सब इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो प्रशासन से लेकर शासन तक इनका कब्जा है, जो आज मुझे बहुत गाली देने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ी मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो सोसाइटी के तौर पे भी एक चीज कहूंगी, चैरिटी बिगिंस एट होम। ब्रिजेश जी, चीजों को लोग कहते हैं कि हमें अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, आईएएस बनाना है, लेकिन आईएएस के लिए, यूपीएससी के लिए अपनी बेटियों को कितने साल कंपटीशन में बिठाते हैं, मुझे बताइए ना। बेटा अगर 10 साल नहीं तैयारी कर पाता है तो भी तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है। बेटी का 2 साल 3 अरे साल जो में बन पेपर गया नहीं आईएएस निकलता तो उसकी आईपीएस, शादी उसको कर दी कौन सा जाती है। पोस्टिंग मैं मिली कितने जा रही ऐसे है? लोगों को जानती हूँ। वहां भी तो पुरुष बैठे हैं, वो पोस्टिंग ही नहीं रहने देंगे वही मैं कह आपको। रही हूँ, समाज के तौर पे महिलाओं को, ये जो फैंसी वर्ड है ना, वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, महिला सशक्तिकरण नहीं है ऐसा। ये नए नए शब्द गढ़ लेते हैं, नए नए नारे गढ़ लेते हैं, और आप लोगों को बरगलाते रहते हैं और झूठ झूठ बोलते रहते हैं सारा दिन। हाँ एग्जैक्टली, मैं इस बात को मानती हूँ कि अभी भी इक्वालिटी शब्द शायद किताबों में, अगर कोई कहे महिलाओं को बराबरी का दर्जा दे रहे हैं तो वो झूठ बोल रहा है। ये समाज में झूठ प्रचारित किया जा रहा है। कोई बराबरी का दर्जा नहीं मैडम। नहीं, बिल्कुल मैं इस बात को मानती हूँ, क्योंकि मैं तो देखिए, सोशल सेक्टर में भी अगर आप जाएंगे, आप कोई सेक्टर उठा लीजिए, कहाँ बराबरी है? पॉलिटिक्स में बराबरी है, यूपीएससी में बराबरी है, नौकरी में बराबरी है, घर में बराबरी है। कौन अपने घर में अपनी बेटी को बराबरी देता है? कितने लोग अपने बेटे को हिस्सा देते हैं प्रॉपर्टी में और बेटी को देते हैं? जरा मुझे, पूरे 130 करोड़ लोग हैं हम लोग, कितने ऐसे परिवार निकलेंगे? आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग इकट्ठे हो जाओ, कितने भी बड़े अब एक हो जाओ, महिला हो, लेकिन इसके बाद तो अब एक हो ही जाना चाहिए आप लोगों को, और अपनी आवाज भी उठाइए। में तो महिला शिक्षकों को अपना डोंट केयर कि किस पार्टी में है और कहाँ है। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज एक बेहतर और एक सारगर्भित परिचर्चा में आप सब ने हिस्सा लिया, और मैं आप सबका भी बहुत आभारी हूँ कि बड़े मनोयोग से इस गंभीर चिंतन में आप सब सम्मिलित हुए। नमस्कार और धन्यवाद।